बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है जी आप ठीक ठाक होंगे और इसी उम्मीद के साथ और इसी दुआ के साथ हम प्रोग्राम का आगाज़ भी करेंगे। जुमे का मुबारक दिन है, आप सब लोगों को जुमा मुबारक। आज कुछ स्पेशल शो इसलिए होने जा रहा है क्योंकि 11 बजे हमने एक बहुत ही ज़बरदस्त सेगमेंट रखा है जिसमें आप कॉल्स कर सकेंगे। अपने इर्द गिर्द हम देख रहे हैं कि सोसाइटी में बहुत ज़्यादा लोग परेशान होते चले जा रहे हैं और परेशानी की वजूहात हर किसी की डिफरेंट है। कोई घरेलू मसाइल की वजह से परेशान है, कोई बच्चियों के रिश्ते ना होने की वजह से परेशान है, किसी के घर में बिला वजह बात करते करते लड़ाई हो जाती है, घरेलू नाचाकियाँ इस हद तक पहुँच चुकी हैं, कोई बेऔलादी की वजह से परेशान है, कोई रिस्क की तंगी की वजह से परेशान है, किसी की शिकायत यह है कि कारोबार नहीं चलता। आगाज़ में मैं ये कहना चाहूँगी क्योंकि पर्सनली एक्सपीरियंस भी है, अल्लाह ताला पे भरोसा रखें, नमाज 5 वक्त पढ़ें, बहुत सारे मसाइल आपके खुद ब खुद हल होना शुरू हो जाते हैं। इसके बाद आप हमें कॉल्स कर सकते हैं, प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। अगर आपका कोई इशू है जो हमने डिस्कस किए हैं, अगर रिस्क की तंगी है, अगर कारोबार की बंदिश है, अगर आपको लगता है कि आप पे किसी ने काला जादू किया है, तो हमारे साथ अलामा साहब मौजूद होंगे इंशाल्लाह 11 बजे वाले सेगमेंट में आपकी कॉल्स शामिल करके, तो आपकी मुश्किलात का हल हम जो है वो ज़रूर आपको बताएंगे। अल्लाह ताला के मुबारक नामों में जी बड़ी बरकत है और इससे तो बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता। तो ज़रूर अलामा साहब हमारे साथ मौजूद होंगे और आपकी रहनुमाई फरमाएंगे। 11 बजे आप कॉल करके प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। मैं पहले अनाउंस इसलिए कर रही हूँ कि ये स्पेशल शो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए डिज़ाइन किया जाता है ताकि आप लोग कॉल्स कर सकें, मैक्सिमम आप लोगों के मसाइल हल हो सकें। तो 11:05 पर जो है इंशाल्लाह हम इस तरफ आ जाएंगे। अभी शहर में दफ़ा 144 का नफाज किया जा रहा है, उस हवाले से आपको बता देते हैं जी, किसी भी किस्म के जलसे, जुलूसों और रैलियों पर पाबंदी लगाई जाएगी। 18 अक्टूबर यानी कल से, आज 17 तारीख है, कल से इस चीज़ पर जो है बाकायदा अमल दरामद होगा। कहीं पर भी एहतजाज, जलसे, जुलूस और रैलियां की इजाज़त नहीं होगी। अवामी मकामात पर 4 से ज़ायद अफराद को इकट्ठे नहीं होने दिया जाएगा और दफ़ा 144 के तहत लाउड स्पीकर के इस्तेमाल और असलहा की नुमाइश करने पर भी पाबंदी आयद की गई है। यहीं से आगाज़ कर लेते हैं। हमारे सीनियर रिपोर्टर्स हमारे साथ हैं जी, राव दिलशाद हुसैन साहब और इरफान मलिक साहब। अस्सलाम वालेकुम। इरफान साहब, 18 अक्टूबर दफ़ा 144 का नफाज कुछ मकामात पर तो ऑलरेडी नाफिज है ना शहर में? जी बिल्कुल, लेकिन इसके साथ साथ आप देखिए कि पूरे शहर में जो है, पूरे सूबे में पूरे सूबे में दफ़ा 144 का नफाज किया गया। और इसका नफाज अगर आप इसका बैकग्राउंड देखें तो ये समझने की ज़रूरत है कि इसका नफाज क्यों किया जाता है। इसका नफाज किया जाता है कि नक्शे अमन का बायस बनने वाली कोई भी एक्टिविटी जो है उसको स्नब किया जा सके। और इसमें अगर इसको जो एक्सप्लेन किया जाए, ये दफ़ा 144 होती क्या है, तो 5 से ज़ायद अफराद कहीं भी किसी भी सूरत में इकट्ठे नहीं हो सकते। सिर्फ कानून नाफिज करने वाले इदारे, हमारे यहाँ तो एहतजाज एक रिवायत है। जी बिल्कुल, हम कभी देख रहे हैं किसी महकमे के लोग एहतजाज पे हैं, कभी डॉक्टर्स एहतजाज पे हैं, कभी ऐसा, तो किसी किस्म का एहतजाज अब नहीं होने बिल्कुल किसी किस्म का कोई भी गैदरिंग जो है, जो 5 से ज़्यादा अफराद रोड के ऊपर खड़े होकर कोई एहतजाज करना शुरू कर दे, रोड ब्लॉक करें, तो इस सूरत में कानून हरकत में आएगा और इसकी सजा, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है दफ़ा 144 की, और अगर इसकी खिलाफ वर्जी करें तो इसकी सजा क्या होती है? क्योंकि इरफान साहब मैंने इस पर अमल दरामद होते कभी नहीं देखा। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। इसकी बात जो है, उसकी एक बुनियादी वजह जो है कि हमारे जो अदालती निज़ाम है, जो हमारा कानून है, दफ़ा 144 नफाज उसका कर तो दिया जाता है, लेकिन उसकी बहुत जगह के ऊपर आपको वायलेशन नज़र आती है। और वायलेशन के बाद जो इसके ऊपर कार्रवाई की जाती है, जो मुकदमात का इंदराज किया जाता है, वो पहली पेशी के ऊपर ही या तो मुकदमात का अखराज होता है या उन मुल्ज़िमान को ज़मानत दे दी जाती है। गिरफ्तारी होती है डेफिनेटली देखिए, गिरफ्तारी होने के बाद ही उसको अदालत में पेश करेंगे आप। अच्छा, इसमें एक और सूरत भी आपको बताते हैं कि जहाँ इसमें कोई तकसीम नहीं है, मर्द, खवातीन, बच्चे? जी बिल्कुल, कोई नहीं, कोई भी नहीं। किसी जगह के ऊपर एक जत्थे की सूरत में 5 अफराद जो हैं एक जत्थे की सूरत में इकट्ठे नहीं हो सकते। ये नहीं है कि आप बाजार में नहीं जा सकते, ये नहीं है कि आप किसी हॉस्पिटल में नहीं जा सकते, किसी मस्जिद में जो गैदरिंग है वो नहीं कर सकते। ये सारी चीज़ें रूटीन में होंगी, लेकिन 144 का नफाज स्पेसिफिकली इसलिए किया जाता है कि किसी भी जगह के ऊपर 5 से ज़ायद अफराद जो हैं वो जत्थे की सूरत में। अच्छा, वैसे थोड़ी सी है मुज़ायका खेज़, लेकिन शादी ब्याह की तकरीबात भी हो रही हैं आजकल, बाहर लोग वो टेंट शेंट लगा, वहाँ तो कुछ नहीं होगा। नहीं, वहाँ नहीं होगा, वहाँ नहीं होगा। देखिए हमने उसका पर्पस बताया कि किसी भी जगह के ऊपर 5 से ज़ायद अफराद जो हैं इकट्ठे होकर रोड ब्लॉक करने की कोशिश करें या एहतजाज कर रहे हैं, या पर्पस आपका नेगेटिव भी होना चाहिए। उसके अलावा तो आप देखें, लोग तो स्कूलों में भी जा रहे हैं, सुबह कितनी गैदरिंग होती है नोट में,
लेकिन इसके साथ साथ आपको ये भी देखने की ज़रूरत है कि कमजोर क्यों है? अब मतलब मैं वैसे ही कह रही हूँ ना कि हमने बहुत दफा देखा, नफाज कर दिया जाता है, अमल दरामद नहीं होता। बिल्कुल आपकी भाई डर नहीं है ना लोगों मैं वही आपको बात एक्सप्लेन करने लगा हूँ कि दफ़ा 144 के ऊपर जो FIR की जाती है वो दफ़ा 144 की जो खिलाफ वर्जी की दफ़ात जो हैं वो उसमें शामिल की जाती हैं और वेरी नेक्स्ट डे जो उसकी ज़मानत जो है वो अमल में लाई जाती है अदालत की जानिब से, क्योंकि इसको इतना बड़ा जुर्म कंसीडर नहीं किया जाता। लेकिन जूँ जो है वो ऐसे एहतजाज पुरतशद्दुद बनते जा रहे हैं, उसके बाद से ही हुकूमत की जानिब से ऐसी प्लानिंग की जा रही है कि आपने देखा होगा कि 2024 के अंदर एक राइट टू पीसफुल प्रोटेस्ट एक्ट जो है उसका नफाज करने के लिए कोशिश की गई थी। वो अनफॉर्चुनेटली वो अभी तक जो है उसका नफाज अमल में नहीं लाया गया, लेकिन इस ऐसी चीज़ें जो हैं वो की जा रही हैं जिसके अंदर लोगों की जो इमलाक हैं, सरकारी हो या वो प्राइवेट इमलाक हो, उसको नुकसान पहुंचाने वाले जो हैं उनके खिलाफ सख्त कानून साजी की जा रही है। तो ये प्रोसेस में चीज़ें हैं। दफ़ा 144 जो है ये भी उसी एक पैराहे में चीज़ें शामिल होंगी। अगर राइट टू पीसफुल एक्ट 2024 जो है उसका नफाज हो जाता है, उसकी मंजूरी पंजाब असम्बली से करवा ली जाती है, तो फिर इन चीज़ों के ऊपर अब आप कह सकते हैं कि मुकम्मल तौर पे काबू पाया जा सकता है। अदरवाइज समझा कि दफ़ा 144 है क्या रहा, सब ज़रूरत इसकी क्यों पेश हुई? CM साहिबा ने क्यों ये सोचा कि इसका नफाज किया जाए? देखिए, हाल ही में जो प्रोटेस्ट हुए, सड़कें ब्लॉक हुई, मारधाड़ हुई, पुलिस पर पथराव हुआ, आंसू गैस का इस्तेमाल हुआ, शहरियों की जिंदगी अजीरन बनी, कारोबार जिंदगी सर हम घर से निकलने से पहले पूछ रहे थे रास्ते बंद हैं नहीं बंद खत्म हुआ। और ख़ास तौर पर मुल्तान रोड पर आज भी कारोबार ज़िंदगी जो है वो मफलूज है। गलियां मोहल्ले आसपास के 4-5 किलोमीटर का जो रेडियस है वो मफलूज होकर रह गया और लोग बाहर नहीं निकल सकते। एक खौफ का सा है। तो इस सारी सूरत हाल के पेश नज़र, चूँकि आज जुमे का रोज़ है और जुमे के रोज़ एक फिर से कोई कॉल इस तरह की थी कि शायद कोई एहतजाज हो या कोई इस तरह का कोई एक्टिविटी हो, तो उससे पहले इनको आप प्रिकॉशनरी मेजर्स कह सकते हैं। इनको ये 140 सेक्शन 144 का ये ऑब्जेक्टिव होता है कि पहले बता दिया जाता है कि फिर बाद में आप लोग अगर इसकी वायलेशन करेंगे तो फिर आपको कानून का सामना करना पड़ेगा और कानूनी कार्रवाई होगी और बड़ी सख्ती के साथ कानूनी कार्रवाई होगी। और जब आप देखिए, ये हमने बात की कि रिवाज बन गया है, इसको पिछले कुछ अरसे से ख़ास तौर पर इसमें बड़ी तरवीज हुई है और एक थोड़ा ठहराव आया, लेकिन एक मतलब फिर से ये सिलसिला शुरू हुआ है। हमने देखा है कि जिसका जी चाहता है, वो जो सड़क ब्लॉक करना चाहता है वो आराम से सड़क ब्लॉक करता है और वहाँ से बेशक वो कंटेनर्स, आमदोरफ्त का सिलसिला बुरी तरह मुतासर, एम्बुलेंसेस फंसती है, उसके अलावा कारोबार बंद होता है। ये मैं मुल्तान रोड की जो बात कर रहा हूँ, वहाँ पर लोगों से जाके सर एक दिन भी अगर वो बंद है ना, तो जितना लोगों का आज आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, एक दिन भी अपनी दुकान बंद रखें। सिर्फ एक पैच की मैं आपको बात बता देता हूँ। स्कीम मोड से चौकी तीमखाना तक ये तकरीबन 7,000 दुकानें हैं। बिल्कुल। और 7,000 दुकानों का मतलब दोनों तरफ ये से रास्ते बंद है, इस तरफ भी उस तरफ। 7,000 दुकानों, ये वो वाली दुकानें, एक तो चौकी तीमखाना की मार्केट्स जो कि ये बहुत अहमियत की हामिल है और अरबों रुपए का बिजनेस वहाँ पे होता है। उसके अलावा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से जुड़ी वो बड़ी अहमियत की हामिल मार्केट है, लेकिन वो बंद है। लोगों का 5-5, 10-10 लाख रुपए का रेंट है, 6-6, 7-7 लोग वहाँ पर काम करते हैं। दिहाड़ी पे लोग हैं, आप उन बेचारों का 7,000 को अगर आप करें इस तरह से, तो तकरीबन ये 35,000 लोगों को बैक वक्त सिर्फ 1 किलोमीटर का पैच है वहाँ पर। और ये किसने ये बात समझनी है कि बहुत सारी दुकानों पर तो ऐसे इरफान साहब लोग होते हैं जिन्होंने बेचारों ने सिर्फ सामान उठा के रखवाना होता है और वो 150 उनको मिलना है और फिर उसी 150 से उन्होंने शाम में अपना जो गुजर बसर है तो ये वो एहसास है जिसका ना कॉल देने वालों को अदराक होता है और ना उनके पीछे आने वालों को अदराक होता है। उनके पीछे आने वाले बैग्स उठाते हैं और नारे लगाते हैं और एंड में आप देख लें कि अगर आपने कोई एक्टिविटी कर भी ली है तो उसकी अचीवमेंट क्या है। अचीवमेंट ये है कि मारा और मार खाई, दोनों काम हुए। और ऐसी सूरत हाल में आपने
अचीव क्या किया, मां सुवाए रसवाई के, मां सुवाए नई पाबंदियों के, अब 144 से आगे बढ़े, अब पाबंदी की बात हो रही है, अब पाबंदी लगने जा रही है और पाबंदी की सिफारिश पंजाब गवर्नमेंट ने कर दी है। आपने ये मौका दिया कि बिल्कुल आप ये इसमें, अच्छा मैं इसी तनाजुर में मैं पिछले 2-3 दिन से गज़ा के हवाले से बहुत सारी वीडियोस हैं, मस्जिद अक्सा में मिठाई तकसीम की गई है, ज़रा उन लोगों से पूछें तो सही जिन पर बमबारी रुकी है, जिनकी जो रोज़ बेचारे लाशें उठाते थे, ज़रा उनका तो महसूस करें कि वो उनके लिए जो राहत के दिन शुरू हुए हैं उसका कौन, उसके पीछे बहुत सारी स्ट्रगल है। और पाकिस्तान का मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह रहा है और पूरी दुनिया ने देखा है। आप पाकिस्तान की जो इस वक्त कलीदी हैसियत है, दुनिया का कोई भी इज्तिमा हो रहा है दुनिया के लीडर्स का, तो पाकिस्तान को एक इम्तियाजी हैसियत हासिल है कि पाकिस्तान वहाँ पे नुमाइंदगी का मौका मिला। आप छोड़ दें नामों को, कौन प्राइम मिनिस्टर है, कौन डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है, आप इसको छोड़ भी दें तो पाकिस्तान का नाम सरबुलंद हो रहा है या नहीं हो रहा। बजाय इसके कि इन चीज़ों को आप सेलिब्रेट करें और आप इस तरह की कॉल्स दें जिससे और ज़्यादा कशीदगी बढ़े, माहौल और ज़्यादा ख़राब हो, फिर तोड़ फोड़ का सिलसिला, बिल्कुल ऐसे ज़रा सा एक तो एहतजाज की बात है, पूरे शहर में दूसरा जो बड़ी खौफनाक रही है। मुझे एक ब्रेकिंग दूसरा ये, एक सेकंड बस मुझे दे दे, दूसरा ये कि जब पत्थर उठाए बसें तोड़नी शुरू कर दी, आपने ऑरेंज लाइन तोड़ना शुरू कर दी, ये मजाक बना लिया। नहीं जी, आपका मुल्क है, आपका शहर है और अमनो अमान तो किसी सूरत कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, किसी को नुकसान तो किसी सूरत नहीं पहुंचना चाहिए। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक। अच्छा जी, नाजायज असलहा पर 14 साल कैद 20 लाख रुपए जुर्माना होगा। नाजायज असलहा होता क्या है, पहले इरफान साहब से पूछ लेते हैं, फिर राव साहब की खबर है क्यों इसकी ज़रूरत में। नाजायज असलहा क्या होता है? जी बिल्कुल, इसमें नाजायज असलहा से मुराद ये होती है कि ऐसा वेपन कोई भी किसी भी बोर का जो आपने सरकार की इजाज़त के बगैर रखा हो। सरकार इजाज़त कैसे देती है? सरकार इजाज़त देती है आपको लाइसेंस इशू करके। जैसे आप ड्राइविंग आप वैसे नहीं कर सकते। पाकिस्तान में लाहौर में तो आप कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। अगर आप लाहौर में आप कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद 80% लोग जो है बगैर लाइसेंस के गाड़ियाँ चला रहे हैं। अच्छा, लेकिन वेपन जो है ये मैं तो समझता हूँ उससे इक्वल ही है कि आपके पास अगर वेपन का लाइसेंस है और फिर आपने वेपन कैरी किया है तो इसका मतलब है कि आपको ट्रेनिंग भी है, आपको चलाना भी आता है, आपको पता भी है। ट्रेनिंग के बगैर इशू नहीं करते हैं। लेट्स सपोज अगर मैं लाइसेंस लेना चाह रही हूँ तो वो पहले चेक करेंगे? नहीं ऐसा नहीं होगा। लेकिन हम बात कर रहे हैं जिसने लाइसेंस लेना है उसको जरूरत शौक में रख लेते हैं, उसको जरूरत के तहत उसको जरूरत होगी तो इससे पहले वो चलाना भी सीखेगा डेफिनेटली। इरफान साहब, अगर आप लाइसेंस रख रहे हैं तो आप उसको सोशल मीडिया पे उसकी नुमाइश कर सकते हैं, टिकटॉक वगैरह वेपन की आप किसी सूरत भी लाइसेंस हो भी आपके पास तो आप अपनी गाड़ी के पीछे जो अक्सर आप एक कल्चर देखते थे कि डालों के पीछे लोग बैठे होते थे और उनके पास वेपन्स होते थे, वहाँ के वो असला जो है वो लाइसेंस याफ्ता हो, लेकिन उसके बावजूद आप डिस्प्ले ऑफ वेपन जो है वो किसी सूरत नहीं कर सकते। आप उसको गाड़ी के अंदर रख सकते हैं, गाड़ी के सीट के नीचे रख सकते हैं। ये नहीं है कि आप हवा में लहराते फिरें, वहाँ पे गोलियां चलाते रहें कि आपको लाइसेंस मिला हो। लाइसेंस का ये जो है वो म्यार नहीं होता। लाइसेंस सिर्फ आपको इसलिए दिया जाता है कि आप रजिस्टर्ड हैं, आपने ये वेपन क्योंकि जो वेपन होता है आपको मकसद भी बताना पड़ता है कि किस मकसद के तहत आप रख रहे हैं। डेफिनेटली अच्छा, ये सारी चीजें जब आप उस क्राइटेरिया को मीट करते हैं, वो जो फॉर्म मिलता है लाइसेंस के इजरा के लिए, उसके अंदर बहुत सी शराइत हैं, बहुत सी एक लंबा चौड़ा उसका क्राइटेरिया है, बहुत सी वजूहात हैं। के लिए क्या कोई स्पेसिफिक टाइप का असला होता है जिसकी परमिशन होती है कि आप किसी भी तरह का असला रख सकते हैं? नहीं, किसी तरह का भी नहीं। देखिए, दो किस्म के असला होता है। एक जो है वो उसको कहते हैं लाइट बोर वेपन जो है, एक हैवी बोर जो 12 बोर है, 32 बोर है। नहीं, वो तो आप बोर उसके बता रहे हैं ना, मैं एक उसकी इंटेंसिव बता रहा हूँ आपको। आप जैसे क्लाशनकोफ है, क्लाशनकोफ जो है वो ममनुआ बोर कंसीडर किया, आम बंदा बिल्कुल नहीं रख वो आम बंदा बिल्कुल नहीं रख सकता। उसके लिए आपको या तो आपकी कंपनी है, कोई सिक्योरिटी कंपनी है, या आपको 223 पे जाएंगे, वो 223 बोर पे जाएंगे, उसमें क्लाशन ले सकते क्लाशन उसमें भी। अच्छा, उसमें अगर आप कोई हाई प्रोफाइल डिग्निटी है,
उसको सिक्योरिटी के लिए अपने साथ चाहिए बंदे, वो अपने साथ जो है वो क्लाशन वगैरह जो है वो ले सकते हैं, उसकी भी परमिशन लेंगे। फिर इसके साथ साथ जो हम 30 बोर पिस्टल कहते हैं, 12 बोर राउसर में जिसकी बात की, जो पंप एक्शन जिसको कहा जाता है, ये वो तमाम मसले हैं जो आम पब्लिक जो है, जो आम पब्लिक से भी मुराद ये है कि जिसको ज़रूरत है, जिसको कोई जान का पहले तो ऐसे होता था कि शादियों वगैरह में बड़ा रुझान था कि लोग हवाई फायरिंग करते थे, बट अब क्या हो गया है, अब सोशल मीडिया का दौर आ गया तो लोग सोशल मीडिया पे इसकी नुमाइश करके वाह समेटते हैं कि भाई फलां तो बड़ा पावरफुल है। इसमें भी अब बहुत ना चीज़ें डिफरेंस आ गया है। अब पहले टिकटॉक, जो अगर हम इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की बात करें तो आपको बहुत सी ऐसी वीडियोस नजर आती थी जिसमें लोग फायरिंग कर रहे होते। अब टिकटॉक की तरफ से अपनी एक पॉलिसी आ चुकी है कि आप जब वेपन कैरी करते हुए इसको डिस्प्ले करेंगे, या फेसबुक के ऊपर आप ऐसी बहुत सी उसमें जो वायलेशन के अंदर ये कंसीडर किया जाता है, इवन के और बहुत से प्लेटफॉर्म हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जिसके ऊपर आप वेपन के ज़रिए आपको डिस्प्ले करेंगे उसका, चलाते हुए या लहराते हुए या किसी को थ्रेट करते हुए, तो वो वीडियो आपकी एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। चलिए, अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छा है। इसी तरह जैसे आपने बात की कि शादियों की तकरीबात में बहुत से ऐसे हम वाक़यात देखा करते थे कि लोग अंधाधुंध जो है टेंटों के अंदर फायरिंग कर रहे होते थे, और बड़ा उसको प्राउडली जो है वो फील किया जाता था कि बड़ा प्राउड है कि हमारे शादी के ऊपर, हमारे कज़न की शादी के ऊपर, हमारे भाई की शादी के ऊपर हमने इतनी फायरिंग की, और उसका खमियाजा बहुत से लोग भुगतते भी थे, अंधी गोली का शिकार होते थे, वहाँ पे लोग जो है वो डैमेज होते थे। लेकिन अब थोड़ा सा ट्रेंड चेंज होता है सर, बट अभी भी ये है कि 14 अगस्त हो, कोई ऐसा कौमी त्योहार, बिल्कुल तो छतों पे चढ़ के लोग, हमारे अपने इलाके में इतनी आवाजें आ रही और कई ऐसे लोग आपको हर जगह पे नजर आते हैं जो लोग इस तरह के वाकयात करते हैं। न्यू ईयर पे एक दो ऐसे इवेंट रह गए जिन पर रात के औकात में एक्चुअली होता है, हमारे अपने पता नहीं चलता नॉर्मली। अच्छा, एक और चीज भी है कि ये सारी चीजें आपको नजर आती हैं लाहौर में। लाहौर से अगर बाहर जाएं, अभी भी वहाँ पे शादियों पे भी फायरिंग हो रही है। अच्छा इरफान साहब, मुझे राव साहब की तरफ आने हैं। असला अगर लाइसेंस है तब भी आप छत पे चढ़ के फायरिंग नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। देखिए, वो आपने अपनी प्रोटेक्शन के लिए, ताकि आपको पता हो वो आपने अपनी प्रोटेक्शन के लिए लिया है, ये नहीं लिया कि आपने कि मोहल्लेदारों को डराएं, किसी और के ऊपर प्रेशर डालें, उसको बताएं कि हमारे पास वेपन है, ये इसलिए काम के लिए नहीं। राव साहब, जरूरत क्यों महसूस हुई इसकी कि 20 लाख रुपए जुर्माना होगा? क्या बहुत ज्यादा ट्रेंड होता जा रहा है? कानून में तो 6 माह हो गए, इसमें तरमीम हो चुकी हुई है, और अब चूंकि एक इस तरह का इन्वायरमेंट बना हुआ है, टेंस सी सिचुएशन है, तो ऐसी सूरत हाल में सबसे पहले तो गवर्नमेंट ने नए असला लाइसेंस के इजरा पर पाबंदी लगाई है जो इंडिविजुअल्स हासिल करते हैं। और एक इंडिविजुअल लाइसेंस होता है, एक इदारे का लाइसेंस होता है। वो इदारे को जो लाइसेंस है वो फॉर इंस्टेंस आपका कोई इंस्टीट्यूशन है तो आपको अभी हमारा चैनल ये बाहर गार्ड के पास अगर तो वो तो सिक्योरिटी चैनल है, इसको बाहर गार्ड को सिक्योरिटी के लिए आपको वो असला फराहम करना है, तो वो इदारों को तो वो पॉलिसी है, वो कभी भी बंद नहीं हुआ, वो उसका इजरा रहता है, लेकिन उसकी भी शराइत पूरी है, SOPs आपको पूरा करने पड़ते हैं, जिसके बाद जाके आपको वो लाइसेंस का इजरा होता है। और उसके अब गैर कानूनी असला तो अगर आप बात करें तो पूरे पंजाब में बहुत ज्यादा है। अब शहरों में वेपन जो सिर्फ लाहौर की अगर बात करें, पंजाब पुलिस के पास इतना वेपन नहीं है, लाइट वेपन पंजाब पुलिस के पास इतना नहीं है जितना लाहौर के प्राइवेट बासियों के पास। वो इसी को कहेंगे जिसका लाइसेंस नहीं है वही नाजायज असला की कैटेगरी में आएगा, और उसी के मुतालिक अब डायरेक्शन दे दी है। इसको थोड़ा सा इरफान साहब, जिस तरफ आपने रोशनी दिलवाई है ना, फिर मेरा सवाल फिर ये, फिर जहां से लोग लेकर आते हैं वहां सख्ती करनी चाहिए ना। देखिए, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, वो आम सहूलत नहीं ना देनी चाहिए कि मैं जाऊं तो मैं इस्लाह खरीद के ले आऊं। मसला तो वहां से के इलाके में, आपके KP के अंदर बहुत से ऐसे छोटे छोटे कारखाने हैं जो एक एक दुकान के अंदर कारखाना पूरा बना हुआ है, जहाँ पे गोलियां भी बन रही हैं, जहाँ पे वेपन भी बन रहा है, जहाँ पे बारूद जो है उसके अंदर वो भरा जा रहा है। वो सब तमाम चीज़ें जो हैं उसको स्मगल किया जाता है, वो स्मगल होके और लाहौर जैसे बड़े शहर, कराची जैसे बड़े सर्विसेज देने के लिए लोग मौजूद हैं, बिल्कुल वो पैसे दें आपके घर पे चीज पहुंच ये सारी चीजें जो हैं वो आपने चाहिए जा सकती हैं। ये आज से नहीं है, फिर नुकसान का बाइस बन रही है। और गैर कानूनी असला इस पे बगैर किसी उसके कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, फौरी इतना 20 लाख रुपए जुर्माना होगा। इस पे बहुत ज्यादा सख्ती की जा रही है। अगर गैर कानूनी, पहले ये होता था कि अगर गैर कानूनी असला पकड़ा गया तो वो एक दफा है 13-20-65 उसको कहते हैं पाकिस्तान पिनल कोड के मुताबिक, तो वो अगले रोज ही उसकी बेल भी हो जाती थी। अच्छा। अब इसमें अमेंडमेंट की गई है, इसको नॉन बेलेबल ऑफेंस डिक्लेयर किया गया है। असेंबली ने इस कानून में
जो ये 1967 का एक्ट है इसमें तरमीम की है, और इस हवाले से अब 14 लाख रुपए तक 14 साल कैद है और 20 लाख रुपए तक जुर्माना भी है, और कम से कम 3 साल इसकी सजा है। और इसकी वही बात हम कर रहे हैं कि कवानीन मौजूद हैं लेकिन उनकी एग्जीक्यूशन पर सवालिया निशान है। कहीं ना कहीं कानून नाफिज करने वाले इदारे, कहीं ना कहीं हुकूमतें कॉम्प्रोमाइज करते हैं, जिसकी वजह से नहीं, फिर अब जब नॉन वेलेबल ऑफेंस करार दे दिया गया तो फिर मेरे ख्याल से अब कॉम्प्रोमाइज नहीं इस तरह का एक एनवायरनमेंट बना हुआ है कि अब इस पे कॉम्प्रोमाइज जो है वो बिल्कुल भी नहीं होगा। कानून में तरमीम कर दी गई है, जिससे पकड़ा जाएगा उसकी फौरी बेल भी नहीं होगी। और थोड़ा सा ना लोगों को भी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए, किसी किस्म का शौक नहीं है। अगर आपने अपनी किसी सिक्योरिटी की रीजन की वजह से, क्योंकि हालात भी इस तरह के रखा भी है, तो फिर आपको उसके प्रोटोकॉल को फॉलो करना होगा, अदरवाइज आपके लिए मसला होगा। हम ब्रेक के बाद आते हैं जी, स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। खबर ये है, शहर लाहौर में नया एयरपोर्ट बनाने का प्लान है। रावी सिटी के करीब जगह का इंतखाब किया जाएगा। रावी सिटी के करीब तो वैसे पहले ही सुनते परेशानी हो जाती है। देखिए, जब ये रावी सिटी जब प्लान हुआ था ना, तो उसी वक्त ये मैंने भी क्वेश्चन किया था। उस वक्त बाबर याद तारड़ साहब थे जब इसकी सारी, ये रूडा के अंडर है, रूडा के अंडर अच्छा। है। तो मैंने क्वेश्चन किया था कि इतना बड़ा आप शहर बनाने जा रहे हैं और इसमें कोई आपने एविएशन की कोई साइट नहीं है, साहब की सुन ली उन्होंने। नहीं, मैं अपनी इंफॉर्मेशन, क्योंकि दुनिया में जब भी नए इस तरह से शहर बनते हैं, तो ये बुनियादी 1,25,000 एकड़ का शहर अगर आप बना रहे हैं, तो आपके एयरपोर्ट पे 4 फ्लाइट्स आज भी अगर आ जाए यक वक्त आगे पीछे, तो वहां पे अफरा तफरी का सा माहौल होता है। और दुनिया के, अभी मैं चाइना में था, तो छोटे छोटे शहरों में यकीन जाने के बीजिंग से 2.5 घंटे की फ्लाइट है, और वो एयरपोर्ट लेके इरफान साहब यंचवान का ऐसे लगा कि जैसे किसी बड़े कैपिटल और इंटरनेशनल एयरपोर्ट होता क्या है। ये हमारे जो सिविल एविएशन अथॉरिटी है ना, इसको कम से कम चाइना का जरूर विजिट किया होगा वैसे इन्होंने, वो उनके जो दूर अफ्तादा शहर है ना, उनका विजिट कर लें तो पता लगेगा कि एविएशन, अब एविएशन इंडस्ट्री में यकीन जानिए, ये मैं बात कर रहा हूँ 2009-10 की, मैंने हाइब्रिड एविएशन वाले के सीईओ का इंटरव्यू किया, तो उसमें बता रहा था कि हमारे पास 80s की दिहाई में हमारे पास जो सिविल एविएशन की साइट थी वो इंडिया के मुकाबले में कहीं ज़्यादा थी, और आज हमारी जो 100-102 साइट्स थी वो कम होकर चंद साइट्स हैं हमारे पास, और उसके मुकाबले में इंडिया में जो सिविल एविएशन की साइट्स हैं वो अनगिनत है। और एक बाकायदा ये एक इंडस्ट्री है, इसके फ़रोग के हवाले से कुछ भी नहीं किया जाता। ये ज़रूरी नहीं है कि आपने इंटरनेशनल फ़्लाइट्स की ऑपरेशन के लिए आपको ये चाहिए हो, आपको छोटे एयरपोर्ट्स ज़रूरत है। ये एविएशन एक इंडस्ट्री है, इसकी अहमियत को जितनी जल्दी आप समझे उतना ही बेहतर है। लेकिन बड़े शहरों में जब आप प्लान करें, अल्लाह करे कि जब ये एयरपोर्ट प्लान हो तो ये अगले 100 साल के लिए कम से कम प्लान इसको करें, ताकि ये ऐसा ना हो कि इसमें भी वो 5-6 हैंगर्स बन जाएं। और फिर वो, आपने भी सफ़र किया होगा, ट्रैवलिंग की होगी, ऑब्वियसली आपको पता है कि किस तरह से एयरपोर्ट्स होते हैं, और हमारे एयरपोर्ट्स पे आए तो ऐसी फीलिंग आती है जैसे लारी अड्डे पे आ गए। यकीन जाने कि कोई एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को हम देखते हैं कि ये बदकिस्मती है। मुझे नहीं पता कि आखिरी जो एयरपोर्ट इस्लामाबाद वाला बना है या ग्वादर वाला बना है, मुझे तो इत्तेफाक नहीं हुआ देखने का, लेकिन पता नहीं अब क्या वहाँ पे है। लेकिन जब भी एयरपोर्ट की प्लानिंग आप करें तो कम से कम, अगर आप पंजाब गवर्नमेंट ये प्लान कर रही है तो इसको 100-150 साल के लिए जरूर प्लान करें कि ये आपके आने वाले सालों की जरूरियात भी पूरी करें। इरफान मलिक साहब, अना देखें, पूरी दुनिया के अंदर बहुत से शहर ऐसे हैं जहाँ पे 2-2, 3-3 एयरपोर्ट जो है वो मौजूद होते हैं। एक आपने इंटरनेशनल फ़्लाइट के लिए एयरपोर्ट रखा होता है, एक डोमेस्टिक के लिए, या लो कास्ट जो है एयरलाइंस, उसके लिए जो है वो इस तरह के जो छोटे एयरपोर्ट हैं उनका क़याम अमल में लाया जाता है। ये भी अब यही प्लानिंग की जा रही है कि आपके पास इंटरनेशनल एयरपोर्ट मौजूद है, और उसके साथ आप, क्योंकि पंजाब में पंजाब एयरलाइन जो है उसका आगाज़ किया जाने वाला है, उसका प्लान किया जा रहा है, तो उसके लिए आपको एयरपोर्ट्स की भी ज़रूरत है। तो यहाँ पे ये जो बनाने का इक़दाम है, ये मैं समझता हूँ बड़ा अच्छा है। और जो बात की गई कि हमारे जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं, लाहौर है, इस्लामाबाद है, कराची है, या दीगर जो हैं, वहाँ पे आपको जो सहूलियात हैं शहरियों को, जो मुसाफिरों को देने के लिए, वो स्टेट ऑफ द आर्ट होनी चाहिए। आप देखें, बिल्कुल पास हमारे जो एक मुल्क है दुबई ने अपनी टूरिज़म को किस तरह
जो है इन्हेंस किया। वहाँ पे आप एयरपोर्ट पे चले जाएं, पूरी दुनिया का सबसे जदीद इक्विपमेंट जो है वो आपको दुबई एयरपोर्ट के ऊपर मिलेगा। आपको वहाँ पे स्टाफ जो है वो ऐसा स्टेट ऑफ द आर्ट मिलेगा कि आपको दिल करेगा कि आप एयरपोर्ट के ऊपर ही, अगर आपको कई ऐसी फ़्लाइट्स होती हैं जो आपसे डिले हो जाती हैं तो आपको कुछ टाइम जो है एयरपोर्ट पे स्पेंड करने का लिए दिया जाता है कि आप कनेक्टिंग फ्लाइट या वैसे भी कोई डिले होगी फ्लाइट तो उसके बाद आपको एयरपोर्ट के अंदर ही स्टे करना पड़ेगा। तो आप वो अगर आपको 10 घंटे 5 घंटे 6 घंटे एयरपोर्ट के अंदर रहना भी पड़ जाए तो वो इस तरह के जो है वो पुरकशिश एयरपोर्ट्स होते हैं कि वहाँ पे आपको वो फील ही नहीं आती कि आप फेस्टिविटी का माहौल मिलता है। लेकिन हमारे यहाँ पे आप एयरपोर्ट पे जाएं, सबसे पहले आपको जो है वो इमिग्रेशन का स्टाफ मिलेगा, वो इंतहाई बदतमीज़ होगा। फिर उनके पास जो है वो अपने बूथ जो है वो उनकी तादाद कम होगी। फिर आगे आप जाएंगे, आपके पास कस्टम वाले मिल जाएंगे, इमिग्रेशन वाले मिल जाएंगे और डिपार्टमेंट आपको चेकिंग करेंगे या इस तरह। वो एक मुसाफिर को चेकिंग आप ज़रूर करें लेकिन उसके साथ उसको तजलील ना करें। वहाँ पे करप्शन का जो कारोबार है इसको रोकें। ये इतनी शिकायत जो इतनी शिकायत हो चुकी हैं कि एयरपोर्ट्स के ऊपर करप्शन, लोगों को नाजायज़ तंग किया जाता है। वो हमारे जायज़ भी तंग करते हैं। जायज़ तो तंग करे चले, अगर किसी के पास जो है वो डॉक्यूमेंट्स गलत हैं, बाकी चीज़ें हैं तो उसको तो आप करें, लेकिन जो नाजायज़ लोगों के साथ तंग किया जा रहा है कि आपके पास वीज़ा भी है, आपके और तरफ चली गई है, ये उसके फीचर्स पे बात चली गई। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि ये चीज़ें जो है तीन एयरपोर्ट्स को जो है वो आप उसको भी इंटरनेशनल लेवल का बनाएं। मोहसिन नकवी की जानिब से वज़ीर दाखिला है एयरपोर्ट्स के ऊपर, उन्होंने FIA को इसका टास्क भी दिया। FIA काम उसके ऊपर कर भी रहा है, लेकिन अभी भी वहाँ पे वो काली भेड़ें बहुत सी ऐसी हैं जो अभी भी एयरपोर्ट्स के ऊपर तैनात है और लोगों को तंग कर रही हैं। इसी तरह अगर हम बात करें कि यहाँ पे अगर जो ये नया जो एयरपोर्ट बनने जा रहा है, आपको पता है जब लाहौर एयरपोर्ट जब नया बना था, ये वाला ओल्ड एयरपोर्ट की बजाय ये बना था 20 सालों में आप देखें वो आपकी वो अब उसकी जो है वो कंडीशन वो इतनी नहीं रहेगी कि आप उसको इंटरनेशनली कंसीडर कर सकें। उसके डिजाइन में तब्दीलियों की जरूरत है, तब्दीलियों की बहुत जरूरत है। उसके डिजाइन में 17 हैंगर्स थे और परवेज मुशर्रफ साहब ने उसको कम करके 7 कर दिया। और उस वक्त की गवर्नमेंट ने, आई डोंट नो कि उनकी क्या स्ट्रेटेजी थी, ऑब्वियसली कुछ सोच लेकिन वी होप कि अगर इसकी प्लानिंग की जा रही है तो ये तमाम बैनुल अक़वामी सतह की सहूलियात यहाँ पे होनी चाहिए, क्योंकि जब आप प्लान कर रहे होते हैं तब आप चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म अगर हम देखें पॉलिसी ऐसी कोई बनाई जाए कि लोगों को सहूलियात मिल सके और तमाम वो स्टेट ऑफ द आर्ट सहूलियात हो पूरी दुनिया में जो दी जाती हैं, तो फिर तो क्या कमाल हो जाएगा। जी थैंक यू सो मच। हेडलाइंस के बाद आएंगे।